इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पर्यावरण एवं सतत विकास। पर्यावरण से संबंधित रहेगा आपका ये वीडियो और आपका शुरू से रहेगा पर्यावरण और डिटेल में हम आपको बताएंगे, आपको जिससे समझ में आ जाए। आपका चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आपका यूपी टेट एग्ज़ाम होने वाला है, लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके साथ साथ सुपर टेट का भी एग्ज़ाम आएगा। तो जो भी वैकेंसी आएंगी, चाहे एसएससी को हो चाहे जिस भी एग्ज़ाम को हो, तो पर्यावरण जहाँ पर भी आता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि लिखा गया है पर्यावरण। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर पर्यावरण हमारा बना है, परि और आवरण। परिधन आवरण अर्थात पर्यावरण, जिसमें क्या कहा गया है? जीवों के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जीवों को जो चारों ओर से आवरण घेरे हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। लघु स्तर, बृहत स्तर, इसमें अवधारणा जो दी गई है, पर्यावरण के विविध पक्ष दिए गए हैं। कौन कौन से पर्यावरण के हमारे विविध पक्ष हैं उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले है कारक के रूप में, संसाधन के रूप में पर्यावरण और नियंत्रण के रूप में भी है। उसके साथ ही है मुख्य, अगर संगठक की बात करें पर्यावरण की, तो ऊर्जा संगठक है, जैविक संगठक है और आपका भौतिक संगठक है। और विभिन्नताओं के कारण अगर इसके प्रकार की बात करें पर्यावरण के, तो जलवायु में परिवर्तन होता है, मृदा के प्रकार और स्थलाकृति में अंतर के कारण ऐसा होता है। फिर इसमें देखेंगे पर्यावरण के मुख्य संगठक कौन कौन से हैं। पर्यावरण के जो मुख्य संगठक आपके हैं वो हैं भौतिक संगठन, जैविक संगठन और ऊर्जा संगठक। यहाँ पर आपको दिया गया है कि पर्यावरण के मुख्य संगठक कौन है? ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक और भौतिक या अजैविक संगठक। तो इनको तीन पार्ट में बांटा गया है। इसमें बताया गया है कि भौतिक संगठक के अंतर्गत क्या आता है, जैविक के, ऊर्जा के अंतर्गत। तो भौतिक संगठन के आपके अंतर्गत आता है स्थल, वायु, जल। स्थल, वायु, जल मतलब जो चीज़ें जीवित नहीं हैं, निर्जीव हैं, वो आपके भौतिक पर्यावरण या भौतिक के अंतर्गत आती है, भौतिक संगठन के अंतर्गत। फिर जैविक संगठन के अंतर्गत बात करें कि पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव जो हैं ये आपके जैविक संगठन के अंतर्गत आते हैं। जो जीवित प्राणी हैं वो आपके जैविक के अंतर्गत आते हैं। अब ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा जो है एक सौरिक ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा, और दूसरा होती है कौन सी? भूतापीय ऊर्जा। तो सौरिक ऊर्जा से सूर्य से हमको प्राप्त होती है, भूतापीय ऊर्जा जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है ऊर्जा, उससे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि अगर आप पृथ्वी के अंदर से जाएंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। वही भूतापीय ऊर्जा आपकी होती है। अब यहाँ दिया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। ये जरूर याद रखिएगा, किस सन में? 1986 में। इनके अनुसार जो पर्यावरण की परिभाषा दी गई उसमें कहा गया किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रियाओं के संबंध को ही क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। और अगर यदि हम सामान्य परिभाषा की पर्यावरण की बात करें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो है हमारे चारों ओर जो विद्यमान है, सामूहिक रूप से उसे पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। अब यहाँ पर निष्कर्ष, पर्यावरण के कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं। तो कुछ कारक संसाधन के रूप में हैं, कुछ कारक नियंत्रक के रूप में होते हैं। पर्यावरण के संरचना कैसे है? कई संगठनों से निर्मित एक पर्यावरण का संगठन है। सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण होता है पर्यावरण। बृहत एवं लघु स्तर पर यह अवधारणा दी गई है। क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर इसमें विभिन्नताएं होती हैं आपके पर्यावरण में। जहाँ भी जाएंगे तो आप देखेंगे पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब आपका है अगला जो धारणीय या सतत विकास क्या होता है। तो सतत विकास कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें दिया गया है धारणीय विकास। ये देखिए लिखा गया है धारणीय विकास। इसकी अवधारणा के बारे में कहा गया है कि वर्तमान की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विकास करना और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी बचाना ही क्या है? आपका धारणीय या सतत विकास है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो वर्तमान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए और वर्तमान में उस चीज़ को
किया जाए, उसका विकास किया जाए। ऐसा ना हो कि वर्तमान की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाए, भविष्य के वालों के लिए बचा दिया जाए। ऐसा नहीं होता है कि वर्तमान में पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए और भविष्य के आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचाकर संजो के रखा जाए। ऐसे विकास को क्या कहा जाता है? सतत विकास या धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण, उचित प्रबंधन। तो जो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना ही धारणीय विकास है। शब्द की व्याख्या, इसकी जो धारणीय विकास शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम 1987 ईस्वी में WCED द्वारा की गई थी। किसमें? आवर कॉमन फ्यूचर के रिपोर्ट में, जो ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानी जाती थी। आवर कॉमन फ्यूचर इसका और शीर्षक था, उसी के में इसकी परिभाषा शब्द की व्याख्या की गई थी किसकी? धारणीय विकास की, वर्ष 1987 में। WCED का अगर फुल फॉर्म देखें तो इसमें दिया गया है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जनेरियो में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से इसमें दिया गया है। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे है? रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में आपका एक सम्मेलन हुआ था वर्ष 1992 में। पृथ्वी को मतलब बचाने के लिए सतत विकास से संबंधित था। इसी में एक एजेंडा दिया गया, एजेंडा 21। कभी कभी पूछा जाता है कि एजेंडा 21 है क्या? तो एजेंडा 21 मतलब कि धारणीय विकास से संबंधित है, जो दिया गया था पृथ्वी सम्मेलन में। पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है 21 पॉइंट का घोषणा पत्र था। ये इसे रियो घोषणा के नाम से भी जानते हैं। धारणीय विकास के प्रति पूर्ण समर्थन इसमें व्यक्त किया गया था। अब आगे इसमें देख लेते हैं पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा क्या है? प्रदूषण। पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए जो है प्रदूषण आपका संकट उत्पन्न करता है। धारणीय विकास क्या है? पर्यावरणीय क्षरण को कम करने में धारणीय विकास जो है वो अत्यंत ही सहायक होता है। प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र पाए जाते हैं जिससे नियमित क्रियाएं होती रहती हैं। तो एक कार्बन चक्र के बारे में बताया गया है कि विभिन्न अवस्थाओं में कार्बन जो है आपके विद्यमान होता है। मूल रूप से कहाँ पाया जाता है? ग्रेफाइट एवं हीरा में कार्बन पाया जाता है। यौगिक रूप में वायुमंडल में कैसे पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि के रूप में ये पाया जाता है वायुमंडल में। पुनर्चक्रण इनका कैसे होता है? विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा ये जल के समान, जैसे जल का होता है आपका जल चक्र होता है, उसी तरह कार्बन चक्र होता है। तो भौतिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा ये इनका पुनर्चक्रण होता रहता है। ये विभिन्न प्रकार के खनिजों में आपके विद्यमान रहते हैं। कौन से? कार्बन आपके। तो इसमें देखिए कार्बन आपका कार्बन चक्र के फिगर में दर्शाया गया है। कार्बन चक्र है कैसे? CO2 देख रहे हैं, परिवहन और औद्योगिक उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है CO2। जंतु के श्वसन द्वारा CO2 उत्पन्न करता है। फिर CO2 जो है कौन ऑब्जर्व कर लेता है? CO2 ऑब्जर्व आपका पेड़ पौधे कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें आपका दिखाया गया है कि ये जो CO2 है यहाँ पर इनके द्वारा जो इसमें सम्मिलित होते हैं, कौन से? जब ये पशु मर जाएंगे तो उनमें भी CO2 की मात्रा रहती है। मृत जीवों और अपशिष्ट उत्पादों में भी CO2 पाया जाता है। और फिर धीरे देखिए यहाँ से जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम आदि से भी CO2 आपका उत्पन्न होता है। तो ऐसे एक चक्र बन जाता है। CO2 उत्पन्न होगा, धीरे धीरे फिर समाप्त होगा, श्वसन होगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चक्र चलता रहता है। यही है कार्बन चक्र आपका। अब आगे इसमें जल चक्र को दर्शाया गया है। तो जल चक्र में आप देख लीजिए कैसे दर्शाया गया है। यहाँ पर समुद्र है, फिर नदियाँ आती हैं। तो यहाँ से जो है जब सूर्य के प्रकाश पड़ेगा तो गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, तो जल का वाष्पीकरण होगा, जल का वाष्पीकरण होगा। और यहाँ से पेड़ पौधों से भी क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होता है। जो पेड़ पौधे अपने जड़ से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनका भी वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्तियों के माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से उनका भी वाष्पोत्सर्जन होता रहता है धीरे धीरे। और फिर उसके बाद ये जो वाष्प है ये जाएगी ऊपर बन के बादल बन जाएगा। फिर कम तापमान पर ये क्या होंगे? ये संघनित हो जाएंगे। संघनित होकर ये बारिश करेंगे और बारिश के बाद फिर ये आज के समुद्र नदियों से मिलता हुआ और भूजल में सम्मिलित हो जाएगा। यही है, चाहे ओले के रूप में वर्षा हो और चाहे आपका पानी के रूप में वर्षा हो, तो यही जल चक्र होता है। अब इसमें दिया गया है परीक्षा उपयोगी दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। कौन सा चक्र होता है? जल चक्र आपका पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। वर्षा की मात्रा का निर्धारण कौन करता है? वर्षा की मात्रा का निर्धारण वायुमंडल में नमी करती है। जितनी वायुमंडल में नमी रहेगी वर्षा उतनी ही होगी।
हाइड्रोस्फीयर में जल का विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। जलमंडल जल चक्र को दर्शाता है। वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है, कार्बन चक्र आपका बनाए रखता है। मूल रोम की कोशा भित्ति मुख्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। तो सेलुलोज केवल पादपों में ही पाया जाता है। मूल रोमों को मृदा से चिपके रहने का कारण क्या है? पेक्टिन। पेक्टिन एक आपका पेक्टिन है जो मूल रोमों से मृदा चिपकी रहती है। मूल रोमों की कोशिका भित्ति कार्य करती है किसका? पारगम्य कला की तरह मूल रोमों की कोशिका भित्ति आपका कार्य करती है। अब इसमें दिखाए गए हैं कि मृदा विलयन जल में कम परासरण दाब, कम सांद्रता, फिर उसके बाद अंतः शोषण होगा तो मूल रोमों का रिक्तिका रस जो है अधिक सांद्रता और अधिक परासरण दाब के कारण मूल रोम ये आपका मूल रोम में दिखाया गया है कि कैसे मूल रोम में मृदा कैसे जल को मूल रोम जो है जल को अवशोषित करते हैं, उसके बारे में बताया गया है कैसे जल को अवशोषित करते हैं। अब देख लेते हैं पदार्थ के रूप। तत्व पदार्थ का साधारणतम रूप है। रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा उपविभाजन का अभाव होता है इसमें। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में ये संयोजित होते हैं। यौगिक मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनने को यौगिक कहा जाता है। मिश्रण 2 या 2 अधिक तत्व या यौगिक का किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रण को ही क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब यहाँ पर वायुमंडल में प्रमुख गैसें में उनकी मात्रा दी गई है। ये पूछा जाता है तो कौन सी गैस की मात्रा ज़्यादा है या इनकी प्रतिशत मात्रा क्या है, तो इसको आपको बताना होता है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है 78.08%। उसके बाद आपका देखेंगे ऑक्सीजन 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है। फिर आपका आर्गन है 0.93%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। नियान आपकी 0.002%, हीलियम आपकी 0.0005% आपकी पाई जाती है। वायुमंडल परिभाषा क्या दिया गया? पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों का समूह क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। मतलब जो पृथ्वी के चारों तरफ विद्यमान गैसों का समूह है वही आपका वायुमंडल है। अब यहाँ दिए गए हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में कौन सहायक होते हैं? पेड़ पौधे। वनों के अन्य नाम क्या है? वनों का एक अन्य नाम हरे फेफड़े वनों को कहा जाता है, क्योंकि हमें क्या प्रदान करते हैं? हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं हमारे फेफड़े के लिए जो आवश्यक होते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे संचार उपग्रह। संचार उपग्रह कहाँ पे आपके किस कक्षा में होते हैं? कितनी ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ये स्थापित किए जाते हैं। वायुमंडल की संरचना कैसी है उसको देख लेते हैं। ये आपकी पृथ्वी है जो यहाँ पर दर्शाया गया है, पृथ्वी है। यहाँ पर आपका ए वाला क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल जो है इसकी ऊंचाई जो है आपका जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई आपकी कम होती है तथा ध्रुवों की तरफ इसकी ऊंचाई जो है ज़्यादा हो जाती है क्षोभ मंडल की, तो 8 किलोमीटर। फिर उसके बाद यहाँ पर दिए गए ओजोन मंडल है। आपका ओजोन मंडल किसमें स्थित है? समताप मंडल में स्थित है। फिर मध्य मंडल दिया गया है, इसमें उल्काएँ पाई जाती हैं। आयन मंडल में रेडियो तरंग की परावर्तित करती हैं। फिर आगे आपका वायुमंडल है, तो इसमें किलोमीटर दिया है। 8 किलोमीटर तक पाया जाता है आपका क्षोभ मंडल, 8 से 15 से 18 किलोमीटर तक। तो यहाँ देखेंगे ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है इसका, और आपका जो क्षोभ मंडल है वो विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। लगभग विषुवत रेखा पर ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। फिर ओजोन मंडल है जो हमारे पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, यहीं पर क्षोभ सीमा है। ये समताप मंडल है तो वायुयान भी किसमें उड़ते हैं? समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। और समताप मंडल का जो ऊपरी लेयर है उसमें उल्काएँ भी पाई जाती हैं। समताप मंडल की ऊंचाई की बात करें तो 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। ठीक, फिर उल्काएँ मध्यमंडल में भी होती है, 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर तक इसकी है। फिर रेडियो तरंगे कहाँ से परावर्तित होती हैं? आपके आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। 50 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ आपका तापमान बढ़ने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ऊंचाई के साथ फिर तापमान यहाँ पर आयन मंडल में बढ़ने लगता है, और तापमान जो वायुमंडल में है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। ठीक, तो एक कुछ मुख्य बातें थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं समताप मंडल के बारे में कुछ कहा गया है। ओजोन परत, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत द्वारा हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषण करती हैं, और ओजोन परत के रूप में सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर है? 15 से 30 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा ओजोन परत
की मोटाई है। अतः ओजोन परत समताप मंडल में मानव जीवन के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि अगर ओजोन परत नहीं रहेगी तो अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषण नहीं करेंगी, जिससे वे पृथ्वी पर आएंगी तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, साथ ही साथ मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। इससे चर्म कैंसर होने की संभावना रहती है अगर ज़्यादा मात्रा में ये आने लगेंगी तो। और यहाँ पर मौसमी घटनाएं ना के बराबर होती हैं। सब तापमंडल में जल वाष्प यहाँ पर बहुत कम पाई जाती है और व्यावसायिक जेट विमान की उड़ान के लिए आवश्यक होती है। देखेंगे जो आपके वायुयान उड़ते हैं समतापमंडल में ही उड़ते हैं। इसमें परीक्षा उपयोग की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पर पाया गया है? अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथेन, हैलोन इत्यादि गैसें उत्तरदायी हैं ओजोन परत की क्षीणता के लिए। ये सभी गैसें उत्तरदायी हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ है ओजोन रिक्तिकारक पदार्थ है। तीनों ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों का प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने, फेजिंग आउट करने के मुद्दे के संबंध में कौन सा आयोजन किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को प्रतिवर्ष आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे दल ने लगाया था। क्लोरीन एवं फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित पदार्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन किया जाता है। अब आगे यहाँ देखते हैं समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहती है? वो कब रहती है? किस ऋतु में? बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा रहती है। ओजोन परत को किसमें मापा जाता है? डाप्सन इकाई होती है ओजोन परत को मापने के लिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तथा 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है दाब पर शुद्ध ओजोन परत की 0.001 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है, एक डाप्सन यूनिट के। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है आपकी ओजोन है। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, जबकि जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक प्रदूषक का कार्य करती है। ठीक है, आगे है आपका ओजोन छिद्र के लिए प्रधानता उत्तरदायी कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका है उत्तरदायी इसके लिए। अब आगे इसमें देखते हैं वायुमंडल का स्तरीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? वायुमंडल का स्तरीकरण। तो कैसे कैसे वायुमंडल में टेम्परेचर घटता है बढ़ता है, तो इसमें देखेंगे ये आपका एक जैसे ग्राफ बनता है, ग्राफ के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपका है -100 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट है, ये टेम्परेचर आपका है। इधर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 20 डिग्री, फिर 0, फिर -10, -40, -60, 80, 100। तो यहाँ पर जो आपका क्षोभ मंडल है, इंग्लिश भी इसका याद रखना आवश्यक है। यहाँ पर इधर ऊंचाई दी गई है, कितनी ऊंचाई पर कौन पाया जाता है? 20, 40, 60, 80, 100 किलोमीटर इससे ऊपर के। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। कई बार इंग्लिश में पूछा जाता है कि मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। आपका हिंदी नहीं दिया रहता है। तो जो क्षोभ मंडल है उसकी यहाँ पर देखेंगे तो 20, यहाँ पर टेम्परेचर जब पृथ्वी तल पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? इसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। लगभग आपका 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर क्षोभ मंडल में इसका तापमान हो जाता है। ट्रोपोपाज मतलब एक जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं, इसे ट्रोपोपाज के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य एक सीमा है जिसे ट्रोपोपाज के नाम से जाना जाता है। फिर आगे आपका आ जाता है समताप मंडल। यहाँ पर लगभग 18-20 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसको दिखाया गया है। फिर समताप मंडल आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर ये धीरे धीरे ऊंचाई के साथ साथ इसका टेम्परेचर फिर धीरे धीरे कम होने लगता है और ये लगभग पहुँच जाता है -2-4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसकी क्षोभ सीमा जो इसकी समताप सीमा में है उसे स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। फिर आप मध्य मंडल में जब जाएंगे तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। मध्य मंडल, इसमें टेम्परेचर लगभग पहुंच जाता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है मध्य मंडल में। उसके बाद फिर मेसोपॉज, इसकी सीमा जो मध्य मंडल की है, मेसोपॉज या मध्य सीमा
फिर उसके बाद आपका तापमंडल पाया जाता है। इसमें टेम्परेचर धीरे धीरे आपका फिर इंक्रीज करना प्रारंभ कर देता है और तापमान आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका वायुमंडल का स्थिरीकरण था, जिसको आपको मैंने बताया। वायुमंडल की सबसे निचली परत के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर मौसम की प्रायः सभी घटनाएं होती हैं, चाहे आपका बादल बनना हो, पानी बरसना हो, ओला जो है, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश इत्यादि क्षोभमंडल में ये घटनाएं आपकी घटित होती रहती हैं। फिर यहाँ देखेंगे आप बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ आपका प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में कमी आने लगती है। मतलब ऊंचाई पे जाने पे आपका तापमान कम होने लगता है, लेकिन आप जैसे मैंने बताया है उसी तरह से तापमान घटता है, बढ़ता है, फिर बढ़ते ही रहता है। इस तरह से मैंने आपको बताया है। आगे है परीक्षा उपयोगी दृष्टि से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो जिस गैस की कमी होगी वह कौन से हैं? ऑक्सीजन गैस की बिल्कुल कमी हो जाएगी। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78.08%। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है आपकी नाइट्रोजन। धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड आपकी पाई जाती है। फिर उसके बाद है आपका आयन मंडल। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। आयन मंडल में कौन कण पाए जाते हैं? विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जो कि ये तरंगों को परावर्तित करते हैं, जिससे हमारा संचार माध्यम जो है वो चलता रहता है। तो रेडियो तरंगों को भी भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं अतः बेतार संचार संभव हो पाया है। इसी कारण उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश व दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश की घटनाएं होती रहती हैं। फिर उसके बाद है आगे क्षोभमंडल की बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ 1 किलोमीटर पर तापमान की कमी कितनी होती है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की। ट्रोपोस्फेयर क्षोभमंडल परत का नामकरण किया था टीजरेंज डी बोल्ट ने। ग्रीष्म काल में क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में इसकी क्षोभमंडल की ऊंचाई घट जाती है। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सीरस बादल दिखाई देते हैं। इन बादलों को कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स। ऊंचाई के साथ तापमान में एक गिरावट आती है। कहाँ पर? मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। आयन मंडल में डी परत परावर्तन करती है किसका? न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। कैनेली हैवीसाइड परत कहा जाता है। ई परत को कहा जाता है क्योंकि जो आपका आयन मंडल में है उसको कई परतों में डिवाइड किया गया है, वही है यहाँ पर बताया गया है। आयन मंडल की ई परत में उपस्थित होती है ध्रुवीय प्रकाश उपस्थित होता है। हीलियम, आर्गन, रेडान तथा नियान नोबल गैसें हैं। इनमें से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती, रेडान गैस, ऐसा पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं, कहलाता है आपका मिश्रण कहलाता है। फिर आगे यहाँ पर इन्होंने धारणीय विकास के बारे में बताया है। तो धारणीय विकास के बारे में इन्होंने 1 नंबर से नीचे से बताना शुरू किया एक वृक्ष के माध्यम से। क्या कहा गया है? गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्ति करना ही धारणीय विकास का लक्ष्य है। दूसरा है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर और पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जाना भी धारणीय विकास का एक लक्ष्य है। फिर है सभी आयु के लोगों को सेहत और स्वास्थ्य के जीवन को बढ़ाना, इसका लक्ष्य है। समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना। फिर है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना भी इसका एक लक्ष्य है। सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना है। लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना। देशों के बीच और उनके अंदर असमानता को कम करना ही सतत विकास है। सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण करना। अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। और महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण, पुनर्जीवन और संवर्धन, वनों का संवहनीय प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का सामना और भूमि क्षय को रोकना तथा ठीक करना, जैव विविधता क्षति को रोकना, ये धारणीय विकास के अंतर्गत आता है। न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना और सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य एजेंडा है। फिर आगे है आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो समिट जो हुआ था
अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के विकास सम्मेलन था, 1992 में संपन्न हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान स्थापना की गई। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की। वैश्विक पर्यावरण सुविधा अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है UNFCCC के तहत। धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है एजेंडा 21। पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। एजेंडा 21 आपका बल देता है। फिर आपका आगे इसमें जो है स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? वर्ष 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उसी की 20वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में आपका पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया जाता है। इसकी मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 पर समझौता होना था सभी देशों के मध्य। समझौते की समीक्षा 5 वर्ष पर करने हेतु पृथ्वी सम्मेलन 5 का आयोजन हुआ था। वर्ष 1997 में ये आयोजित किया गया था। उसके बाद रियो सम्मेलन के बारे में जो दिया गया है कि रियो सम्मेलन रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 वर्ष 1997 में कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। फिर रियो +10 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका सितंबर 2002 में हुआ था। रियो +20 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील जून 2012 में फिर हुआ था इसका सम्मेलन। रियो सम्मेलन के बारे में इसमें बताया गया है। एजेंडा 21 क्या था? विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण करना, सबको खाद्य स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, पूंजी हस्तांतरण को उदार पर बल देना और जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करना। यही था आपका एजेंडा 21। तो मैंने धारणीय विकास के बारे में ऊपर जो बताया है वही है सब एजेंडा 21। फिर एनजीटी पूर्ण नाम इसका क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। अभी पूछा गया था EPFO का जो पेपर हुआ था कि इसका गठन कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 18 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी। संबंधित मामले कौन कौन से हैं इसके? पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों आदि का एक बचाव करता है, उसके संबंध में न्याय प्रदान करता है। पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 में पारित हुआ था, संपूर्ण भारत में ये लागू किया गया। अन्य नाम इसके क्या हैं? छाता विधान अधिनियम को पारित करने का भारत का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 स्टॉकहोम में निर्णयों को क्रियान्वित करना ही इसका उद्देश्य है। तो ये पर्यावरण अधिनियम 1986 था। फिर विभिन्न संगठन एवं संस्थान, इनका पूर्ण नाम UNEP का पूर्ण नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। स्थापना 1972 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी केनिया में है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है नीरी आपका दिया गया, इधर देखेंगे नीरी NRRERI। इसका पूर्ण नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान और अवस्थिति कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में, मतलब इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। स्थापना वर्ष 1958 में। आरंभिक नाम इसका क्या था? केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान। स्थापना का उद्देश्य क्या था इसका? वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान और औद्योगिक प्रदूषण, इसमें संबंधित बीमारियों की रोकथाम करने के लिए शोध एवं विकास कार्य करना था। 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं कहाँ पर? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद में हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। फिर आगे है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण या NEA, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEAA। फिर उसके बाद गठन इसका वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया था। स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1977 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों के संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करना था। फिर आपका है WMO जो है पूरा नाम इसका है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विशेषज्ञ एजेंसी कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र की है। कार्य पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। 17 मार्च 1951 को अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में भी इसके बाद देखेंगे। EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये सब आपके पर्यावरण संबंधी संस्थान हैं। स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई थी। संघीय एजेंसी कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। संबंध मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण और परिवर्तन से संबंधित है। अब महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ था 23 मार्च 1950 को। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में स्थित है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। जलवायु का सही सूचकांक है प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। जल में दलदली भूमि या तालाब के किनारे पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं जलप्रिय पौधे कहलाते हैं। ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं को दिया जाने वाला प्रमाण पत्र क्या होता है? इको मार्क होता है, जो 1991 से प्रारंभ हुआ था। ग्रीन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड पुस्तक के लेखक WM एडम्स हैं। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नामक पुस्तक के लेखक एल्सवर्थ हंटिंगटन हैं। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन से हैं? मसानोबु फुकुओका। फिर आपका है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम को प्रारंभ किया था, ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया था। वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था, पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आपका था। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय किया गया। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 5 जून को। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था वर्ष 1973 में। पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के शयाक के मध्य समझौता हुआ 21 अप्रैल 2001 को। तो ये कुछ पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। ये पार्ट 1 था, अभी और पार्ट आएंगे जिससे आपका संपूर्ण पर्यावरण कवर होगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ज़्यादा छोटा छोटा वीडियो रहेगा जिससे आप लोग देख सकें। तो 4-5 पार्ट में इसको हम आपको कवर करा देंगे आपका पर्यावरण, जिससे आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।